कोविड-19 को लेकर जितनी भी गाइडलाइंस इशू की गई हैं, क्या जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें इम्प्लीमेंट करवा पाई हैं? मेरे साथ इस वक्त हैं सामाजिक कार्यकर्ता और साथ ही में आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, आपसे समझना चाहूँगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पांस आप इन कोविड टाइम्स में किस तरह का देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात पहले भी कई बार चैनलों में कर चुका हूँ कि सबसे पहले तो सरकार ने कोई भी जो कोविड की गाइडलाइंस हैं, खास करके मैं डेडलाइंस की क्रिमेशन की बात करूँगा कि उससे उसकी जो कोविड की गाइडलाइंस कहती है कि डेड बॉडी की क्रिमेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, एलजी साहब को लेटर लिखा, एलजी साहब को आरटीआई लगाई, सिर्फ इसलिए कि आप पब्लिक को एक बार एड्रेस कर दीजिए कि पब्लिक को कह दीजिए भाई ये हमारी गाइडलाइंस हैं WHO की, ये हमारी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस हैं, उससे डर नहीं है, लिहाजा आप इसकी बेरुमती मत कीजिए, उसकी निरादरी मत कीजिए। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिखा, मैं IAS अफसर भूपेंद्र कुमार जी जो नोडल अफसर हैं हमारी, उनको भी कहा, वो भी नहीं कर पाए। भटनागर साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई, वो भी नहीं कर पाए। हार के मुझे एक रिप्रेजेंटेशन बना के मैंने एक अटैम्प्ट की, चलो कोशिश करता हूँ, जुडिशरी की इंटरवेंशन मांगता हूँ। तो मैंने 3 पेज की एक रिप्रेजेंटेशन बनाई, चीफ जस्टिस स्टैंड के हाई कोर्ट का लिखा। उसमें मैंने ये लिखा था भाई ये जो उसमें इंसिडेंट मैंने नरेट किए थे, भाई यहाँ डेड बॉडी के साथ ऐसा हुआ, इन फ्यूचर ऐसा रिकरेंसेस की ना हो तो कुछ कीजिएगा, या तो सरकार को यही कहिए गाइडलाइंस के मुताबिक लोगों को सेंसिटाइज करें ताकि लोग दोबारा ऐसा ना करें, क्योंकि लोगों के दिमाग में डर बैठा हुआ है भाई डेड बॉडी होगी, जहाँ क्रिमेशन करेंगे तो हमें भी वायरस होगा। तो वैसा करें, जिस इलाके में जिसकी डेथ होती है उसी इलाके में उसकी क्रिमेशन की जाए, वरना अदरवाइज़ ये नालों पे जाके करते हैं, तवी के किनारे करते हैं, उसको बंद किया जाए। तो कोर्ट की जब इंटरवेंशन इनको लेटर आई तो कोर्ट की उस डायरेक्शन के ऊपर इन्होंने फिर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज आइडेंटिफाई की है। लेकिन मैं ये हैरान होता हूँ, आपको ये बताना चाहूँगा दर्शकों को भी कि जो आइडेंटिफाई की है, मैं भी एक क्रीमेटोरियम का एक चेयरमैन हूँ शास्त्रनगर का। जितनी क्रिमेशन पहले ये की वो मैंने शुरू में खुद की, क्योंकि मैंने एक अवेयर सिटीजन था, मैंने गाइडलाइंस पढ़ी हुई थी, मैंने कहा यहाँ कीजिएगा, कोई डर नहीं। लेकिन सरकार की तरफ से मेरे उस कोर्ट के आर्डर पे इन्होंने गाइडलाइंस इशू की, इन्होंने 2 3 4 से जम्मू में भी सुना है 4 किए हैं, शक्तिनगर का किया, छन्नी का किया, जोगीगढ़ का किया और ये शास्त्रनगर का किया, लेकिन उसका आर्डर अभी तक बाहर नहीं निकालते। मैं हैरान होता हूँ, इसमें छुपाने वाली सीक्रेट चीज़ क्या है? अगर आपने आर्डर निकाला तो उसको पब्लिक में डिसमिनेट करो, लोगों को पता चल जाएगा भाई ये कोविड डिक्लेयर है, यहाँ पर क्रिमेशन होगा, तो कोई भी दोबारा नहीं बोलेगा। किसी मैंने अफसर से मांगा, आपको लगता है कि डर ये भी है कि अगर ऐसा ऑर्डर निकाला जाता है तो फिर से लोग हंगामा करेंगे, और इस कोविड डेथ को लेकर जितने भी नॉर्म्स को वायलेट किया गया है, क्या आप नहीं मानेंगे इसमें कुछ हद तक फेलियर जो है वो सिविल सोसाइटी का भी है? देखिए, सिविल सोसाइटी का भी है, लेकिन सिविल सोसाइटी से ज़्यादा मैं सरकार का मानता हूँ, क्योंकि अगर गाइडलाइंस हैं, सरकार को चाहिए था बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा के कहती, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये चीज़ें कहती भाई इससे कोई खतरा नहीं है। और मैं समझता हूँ, देखिए अगर आप कहते हैं सरकार बताती नहीं, डरती इस चीज़ से भाई कोई दोबारा खप डालेगा, मैं समझता हूँ जब डेड बॉडी लेके जाओगे अगर उस वक्त कोई खप डालेगा, उससे अच्छा ना आप मीडिया में डिसमिनेट करो भाई जम्मू प्रोविंस में इस डिस्ट्रिक्ट में ये कोविड का हमने डिक्लेयर कर दिया, इस जगह में। अब ग्रेव यार्ड गुजरनगर को किया उन्होंने, ये पब्लिक में डिसमिनेट करो ना, पब्लिक को पता चल जाए। अब मुझे नहीं पता था, उससे बावजूद मैंने अलाउ किया भाई ठीक है कोविड का कीजिए, लेकिन आर्डर जब किसी से मैंने मांगा उसने भी मुझे फर्दर ये कहा बलविंदर जी आर्डर दे रहा हूँ मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, इसको बाहर पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए आर्डर। भाई ऐसा क्यों डर है आपको, किस चीज़ का डर है? तभी लोगों में भी कभी कोई शक पैदा होता है भाई ये कोरोना है क्या चीज़, सरकार है क्या और सरकार हमें क्या बता रही है, सर लोगों में टेरर क्रिएट कर रही है या क्या है? क्योंकि छुपाने वाली बात इसमें कोई मैं समझता नहीं, मुझे समझ नहीं आई भाई छुपाने वाली बात क्या है। अच्छा, उस आर्डर के नीचे लिखा है इट शुड बी वाइडली डिसमिनेटेड, तो मैं हैरान होता हूँ, उस आर्डर के नीचे लिखा तो आप उसको छुपा के रखते हो, दफ्तरों में ऑफिस में छुपा के रखते हो, वो भी पब्लिक डोमेन में नहीं लाने देते। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पब्लिक को जितना अवेयर करोगे, लोग समझदार हैं, जम्मू के लोग मूर्ख नहीं हैं, जब आप समझाओगे वो समझेंगे, लेकिन उनकी अनअवेयरनेस की वजह से जो पहले हुआ आइंदा ऐसे ना हुआ। तो कोर्ट की इंटरवेंशन से अब ये हुआ, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा किसी डेड बॉडी के साथ ऐसी बेरहमती नहीं होगी, डिग्निफाइड तरीके से उसकी क्रिमेशन और बरियर होगी। जो 2 डेथ्स उन लोगों की भी हुई जो अपने एक परिजन के अंतिम संस्कार में गए थे, उसको लेकर भी एक कमेटी बिठाई गई थी और ये कहा गया था कि प्रोब होगा, जानने की कोशिश की जाएगी कि वो डेथ्स आखिर हुई कैसे हैं। क्या आपने कोई आरटीआई डालकर जानने की कोशिश की कि अभी तक उस कमेटी का कोई फैसला नहीं आया, वो जो पूरा सिलसिला शुरू किया गया था वो कहाँ आकर ख़त्म हो गया? देखिए, मेरी भी काफ़ी एज हो चुकी है, मैंने GAD में एक बार आरटीआई लगाई थी कि जो क्योंकि 89 में जम्मू में राइट्स हुए थे, 14 लोग मारे गए थे, और कई बार आज से मैंने उनको पूछा था पिछले 25 सालों में कितनी कमेटी बनी, कितनी उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट आई, कितनी आपने पब्लिक की? 90% रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं की जाती। तो जब मैंने 89 का बात पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं कहते जी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। भाई ये कौन सा तरीका है? अब ये भी जो कमेटी बनी, यकीन मानिए JNK का जो रिकॉर्ड कहता है, बैक ट्रैक कोई इसका अच्छा नहीं है, बड़ा बिटर एक्सपीरियंस है हमें। जो ये कमेटी बनी
बेशक इसका जो ऑब्जेक्टिव दिया गया था, आप आइडेंटिफाई करो ये कसूर किसका था, लेकिन मैं समझता हूँ ये कमेटी का ये काम नहीं करेगी। कमेटी ये काम करेगी कि अपने अफसर्स को क्लीन चिट कैसे देनी है, अपने अफसर्स को कैसे बचाना है। कहीं ना कहीं तो कुताही हुई है। अगर उस 45 डिग्री के टेम्परेचर में वो लोगों को वहाँ पर ले गए हैं, कोई आइडेंटिफाई नहीं किया था, तभी में लेकर गए, 3 घंटे पहले उनको पीपीई किट डाल दी गई। पीपीई किट एसी रूम्स में बैठ के ही चलती है, बाहर 45 डिग्री में पीपीई किट नहीं मिलती। जो कोरोना पेशेंट की डेथ हुई वो तो समझ में आती है, उसके जो नेफ्यूज़ जो 2 मर गए, इसकी ता जिंदगी उनको अफसोस रहेगा, पर उन बेचारों को ना कोरोना था, उनका कसूर क्या था वो तो बताइए। सिर्फ किसी को कंपनसेशन देना ही एक उसकी रेमेडियल मेजर नहीं है, उसकी कम से कम अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। कौन अफसर था जिसके ऊपर ये सपुर्द की गई थी जिम्मेवारी, कौन लेकर गया और ऐसे क्या हुआ कि दो की जान चली गई। लेकिन मैं आपको आज दावे से कहता हूँ ऐसी रिपोर्ट कभी नहीं आएगी, आप भी देख लेना, कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं आएगी। उसमें कहीं ना कहीं क्लीन चिट दी जाएगी, कहीं ना कहीं कहा जाएगा इनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी, इनको कोई एलमेंट थी, हमने इनका पोस्टमार्टम कराया, इनको ये प्रॉब्लम थी, इनको वो सारा कसूर उनके ही ऊपर मढ़ा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन अपने ऊपर कोई कसूर नहीं लेगी। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ हद तक कसूर जो है वो एक्टिविस्ट का भी है कि जब इनिशियली ये मामला बना तो इसमें बहुत ट्रैक्शन था, सभी लोग इसकी बात कर रहे थे, सभी लोग चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन जवाबदेह बने, एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का जवाब दे। लेकिन जैसे कुछ हफ्ते गुजरते गए, आधे लोगों को तो मुझे लगता है भूल भी गया होगा कि ये इंसिडेंट क्या हुआ था, इसकी कोई कमेटी बनी थी, कमेटी की कोई रिपोर्ट आनी थी, रिपोर्ट का इंतजार सभी लोगों को था। देखिए जम्मू वालों को मैं समझता हूँ मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, ये बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, फॉलो अप नहीं है। फॉलो अप करना चाहिए। कोई चीज़ हुई है तो जम्मू में बड़े बड़े एक्टिविस्ट बनते हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, लेकिन एक्टिविज्म नाम की कमी है यहाँ। ये चीज़ को मुद्दे को उठाते हैं, 2 दिन बड़े उसको हाइप पे ले जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो मुद्दा खत्म कर देते हैं। लेकिन लॉजिकल एंड तक कभी भी कोई आगे आके नहीं, किसी ने लॉजिकल एंड तक उसको नहीं पहुँचाया। समझता हूँ सिविल सोसाइटी को भी आगे आना चाहिए, पूछना चाहिए भाई इन 2 बेचारों का क्या कसूर था, आखिर कौन सा अफसर जिम्मेवार है। उस जिम्मेवार अफसर को कहीं ना कहीं उसकी कन्विक्शन होनी चाहिए, क्यों ना हो। अगर एक ही होगी उसके बाद दूसरा कोई गलती नहीं करेगा। हमारी रियासत में बड़े बड़े केसेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS अफसर हैं, जिनके खिलाफ 3-3, 4-4 केसेस पेंडिंग पड़े हैं, उनको कहीं ना कहीं एडवाइज़र बना दिया जाता है, कहीं कहीं यूनियन गवर्नमेंट में भेज दिया जाता है, उनको रिवार्ड दिए जाते हैं। किसी भी करप्ट अफसर को J&K में अभी तक किसी की कन्विक्शन नहीं हुई। हैरान की बात तो ये है, और फर्दर क्या किसी की कन्विक्शन करेंगे। इसका बैक रिकॉर्ड ही बड़ा खराब हमारे स्टेट का, कन्विक्शन ही नहीं होती। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स वेट करते हैं जब तक उनकी रिटायरमेंट ना हो जाए। रिटायरमेंट होता है, अपने पेंशन बेनिफिट्स, अपनी पूरी सैलरी सब कुछ लेके, उसके बाद उसका क्या बिगाड़ोगे। वो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो जब पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। सर्विस के दौरान इतनी डिले की जाती है, ना तो चीफ मिनिस्टर साहब कभी कोई इसकी सैंक्शन देते हैं, ना GAD वाली कभी सैंक्शन देते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी आई है, पर विद इन टाइम फ्रेम उसकी सैंक्शन देनी चाहिए। अगर नहीं देता है इट मीन्स डीम गारंटीड होनी चाहिए। उसके बावजूद भी विजिलेंस का नाम बदल के ACB किया। मैं समझता हूँ ACB नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा जब तक उसकी ओवर ऑलिंग नहीं करोगे, एक विल पावर लोगों की नहीं होगी। वाकई करप्ट को हमने कन्विक्ट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। केस बनाया जाता है, जब तक कोर्ट में पहुंचता 90% यहाँ पर एक्विटल हो जाती है। क्यों नहीं होता? उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। IO कौन था, किस IO ने इन्वेस्टिगेशन की, क्यों लूप होल्स रखे, क्यों इतने लेकूनेस रखे, उनको पता नहीं, तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। IO कौन था, किसने ये रिपोर्ट ऐसी की कि बाद में वो हमारा वहाँ सस्टेन ही नहीं कर पाया केस कोर्ट में। तो ये काफ़ी वजूहत हैं जिनकी वजह से इन लोगों में डर ही नहीं है। इनको पता है कहीं भी कुछ करो, जम्मू में लोगों का ज़मीर बिकता है, सिर्फ खरीदने वाला शख्स चाहिए। हर चीज़ बिकती है यहाँ पर, लोगों का ज़मीर बिकता देखा हमने, पर खरीदार चाहिए, पैसा फेंके वो खरीद सकता है। हर जगह ये हमने देखा, कहीं किसी की कन्विक्शन नहीं हुई। दुख होता है इस चीज़ का, इतने केसेस किसी ने दिए, हमने कई बार कंप्लेंट्स की, उन कंप्लेंट्स का कभी डिस्पोजल नहीं हुआ। क्योंकि आपने ब्यूरोक्रेट्स की बात की, जहाँ तक बात है कोविड के प्रोटोकॉल की, क्या कोविड का प्रोटोकॉल जो आम आदमी के लिए है वही आपने जम्मू कश्मीर में VVIPs के लिए भी देखा, या फिर जिस तरीके से एक VVIP अगर कोई कोविड पॉजिटिव आ जाता है या उसका अगर टेस्ट ही होना है तो आपने देखा कि भाई उनके लिए क्वारंटीन सेंटर भी अलग हैं, उनके लिए इलाज भी अलग जगह पर होगा, उनके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल अलग है, और आम आदमी जो है उनके लिए सब प्रोटोकॉल जो है वो बिल्कुल अलग है। देखिए मैं समझता हूँ ये अभी भी जो ये चीज़ें होती थी किंगडम में, जहाँ किंगडम होती थी वहाँ राजाओं के लिए अलग कानून बनते थे। जैसे मैं राजा हाथी पे चलता था, जनरल पब्लिक पैदल चलती थी। तो ये राजाओं के दौर में अभी भी शायद उसी दौर में जी रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसमें ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, हर शख्स कानून के मुताबिक बराबर है, कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन आज भी ये देखा गया, और दुख मुझे इस बात का हुआ कि ये वो पार्टी जो कायदे कानूनों की बात करती थी, ये बड़े बड़े दावे करके आई थी कि हमारी जो पार्टी है बाकी पार्टियों से इट इज़ अ पार्टी विद डिफरेंस, हम बड़े बड़े अच्छे नाम लेकर आते थे। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। देखने को ये आया भाई जम्मू में भी अगर मेडिकल कॉलेज आपका है, जम्मू वाले अवार्ड लेके आते हो, हेल्थ में भाई हम नंबर टॉप हैं हेल्थ में।
अगर मेडिकल कॉलेज आपका है, गांधीनगर हॉस्पिटल वीवीआईपी के लिए जो नई बिल्डिंग बनाई गई है, तो आप ब्यूरोक्रेट्स ने अपना ट्रीटमेंट यहाँ पर क्यों नहीं करवाया? क्या आपको अपने डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं? क्या आपको अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं? इवन कुछ डॉक्टर्स थे जो जीएमसी जम्मू में थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, हमें किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर खुद आप, हमारे जो लीडर्स हैं, जो पार्टी के हेड हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, अगर उनको अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं, तो पब्लिक में ये फियर साइकोसिस क्यों ना बने? फिर वो कहते हैं अगर उनकी जान को खतरा है तो हमें भी तो खतरा है। यार मान लिया चलो कुछ गरीब आदमी है, अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग पैसा खर्च करके अगर कहीं जाना चाहते हैं इलाज के लिए, आप कोरोना में आप नारायण में उसको भी नहीं जाने देते। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे मोबाइल में। मैंने नारायण में 2 बार फ़ोन करके पूछा, भाई डमी काले की, भाई हमारा कोई पेशेंट है, उसका नाम ये है सुरेंद्र सिंह, उसको कोविड पॉजिटिव है, हम वहाँ इलाज करवाना चाहते हैं। तो कहते जी हम कोविड के पेशेंट एंटरटेन नहीं करते। फिर मैंने कहा जी अच्छा, मैं गुस्ताखी करूँगा आपसे ये पूछने की, कोविड के पेशेंट आप एंटरटेन नहीं करते तो वीवीआईपी ने आपने कैसे एंटरटेन कर लिया? 2 ब्यूरोक्रेट्स हमारे वहाँ पर आपने एंटरटेन किए, उनकी कुछ फैमिली मेंबर्स भी शायद आपने एंटरटेन किए, हमारे पार्टी के बीजेपी के प्रेसिडेंट आपने एंटरटेन किए। ये कैसे? हमें ये दुख नहीं है भाई, इनको क्यों? हम कहते हैं ऐसा इलाज, ऐसी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स बाकियों को क्यों नहीं? जनता को ऐसी ट्रीटमेंट क्यों ना मिले? आपको अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं तो जनता आपके दिए हुए सिस्टम पे कैसे भरोसा करे? फिर वो भी चाहती है हमारी जान कीमती है, हमें भी अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लोगों के लिए अलग ट्रीटमेंट, अपने लिए अपने अलग। ये अभी भी किंगडम में रह रहे हैं, ये जमहूरियत में नहीं रह रहे। तो ये लोगों में कहीं ना कहीं ये बात कही है, लोगों ने रिसेंटमेंट शो की है, भाई हम भी अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए। जैसे कि यंग लड़का, मैंने कहा 42 ईयर्स का सिद्धार्थ जी तालाब तलब में मर गए, उसके पेरेंट्स भी अफोर्ड कर सकते थे, वो भी नारायण जाने देते थे, नहीं लो किया गया। केरनी नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ का, उसकी डेथ होगी, वो भी नारायण में अफोर्ड करते थे, नहीं जाने दिया गया। ऐसा क्यों? इस कदर 2 लाज क्यों? जनता के लिए अलग और आप लोगों के लिए अलग, ये नहीं होना चाहिए। साथ ही मैं आपसे समझ रहा हूँ कि क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर कई सारी शिकायतें लोगों ने की। वो लोग जो माइग्रेंट लेबरर्स थे उनकी भी कॉल्स आई, उसके अलावा बाकी जो आम लोग किसी और स्टेट से आ रहे थे, जम्मू कश्मीर में जिन्हें क्वारंटीन किया गया, उन्होंने भी क्वारंटीन सेंटर से फ़ोन कॉल्स करके अलग अलग वीडियोस बनाकर, और कुछ क्वारंटीन सेंटर्स में तो तोड़फोड़ भी हुई, इसीलिए क्योंकि फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं मिल रही थी। उनका ये कहना था कि खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा, रहने की जगह साफ़ नहीं है, क्वारंटीन सेंटर में ऐसा लगता है रहते हुए हम कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे और कोविड पॉजिटिव नहीं भी होंगे। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर भी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस है वो बिल्कुल क्लियर है। उसमें जिस तरह की फैसिलिटी आपको क्वारंटीन सेंटर में देनी है, क्या आपने उस तरीके की फैसिलिटी जम्मू कश्मीर में देखी? देखिए मेरे पास भी वीडियोस कुछ आए। देखिए पहले तो मैं ये बात कहूँगा, सरकार ने अपने लेवल पे एफर्ट्स जरूर किए, लेकिन सरकार जब जो पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, जो सेक्रेटरी में बैठ के एसी रूम्स में बैठ के करते हैं, तो मैं पहले भी कई बार चैनलों में कह चुका हूँ, अगर आप आग की तपश देखनी है ना, तो उसके लिए आपको आग के पास बैठना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा आग की तपश क्या है, इन लोगों का दर्द क्या है और इसको हम कैसे रिड्रेस कर सकते हैं। आप एसी रूम में बैठ के सेक्रेटरी में बैठ के कोई पॉलिसी फ्रेम कर लेंगे, वो क्या फिजिबल भी है नहीं है, वो वर्केबल भी है नहीं है, ग्राउंड पे कितनी चल सकती है? तो क्वारंटाइन सेंटर से हमें भी फ़ोन आए, हमें वीडियोज़ लोगों ने भेजे। एक तो सबसे बड़ा उसमें ड्रॉबैक, मेल और फीमेल का एक इकट्ठा क्वारंटाइन सेंटर रखा हुआ है। मैं अपने ब्यूरोक्रेट से पूछता हूँ, माननीय अपने जो हमारे नेतागण हैं उनसे पूछता हूँ, क्या आप लोग चाहोगे अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स को, खास करके फीमेल्स को कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, उनको ऐसे क्वारंटाइन में आप अपनी बच्चियों को, बहुओं को या किसी फीमेल मेंबर्स को इस क्वारंटाइन में भेजोगे जहां पर अनजान लोग बैठे हैं? क्या उन्हीं बेड के साथ लगे हुए बेड पे आप अपनी बच्चियों को वहां भेजोगे, भी जाके वहां आराम करो? क्या आप बर्दाश्त करेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो चीज़ें आपको बर्दाश्त नहीं होती वही पब्लिक के लिए सोचा करो। पब्लिक के अंदर भी वही दिल धड़कता है जो आपके अंदर, उनके अंदर भी खून का रंग लाल है जैसे आपके अंदर है। आपको स्पेशल फैसिलिटीज़ क्यों चाहिए? आपको स्पेशल स्टेटस क्यों चाहिए? जनता के लिए भी उसी तरीके से सोचे ना। मेल फीमेल हमने इकट्ठा क्या सोच के रख दिया, वो बच्ची शर्माती रही, वो सो नहीं सकी वहाँ पर, इतनी हमारी कंप्लेंट्स आई। सरकार को ये चाहिए, इसको एक तो सेपरेट करे। दूसरा हमारा ये है, मैंने अभी पीछे एक हॉकी का बहुत बड़ा टूर्नामेंट कराया, ओलंपियंस प्लेयर आए, हमने 3 स्टार फैसिलिटी तक लोगों को दी। टोटल हमने खाने का 550 दिया, जिसमें 1 ग्लास खाना उनको दिया गया, नॉनवेज भी दिया गया, चीज़ दिया गया, अच्छी अच्छी चीज़ें दी। टोटल 550 पर डे का। यहाँ मुझे पता चला सरकार 750 दे रही है पर डे का, लेकिन खाना वो लोग खा नहीं सकते। फ़ोन करते हैं, कहते हैं खाना अब मजबूरी है, भूख लगी है, पेट भरना है, खा नहीं सकते, इस किस्म का खाना मिलता है। तो और कॉमन वाशरूम है, तो इसलिए सरकार की जो आज मैंने डिमांड रखी है उसमें ये भी एक डिमांड रखी है, भाई दिल्ली ने भी कर दिया है, पंजाब ने भी किया है, जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, एसिम्टोमेटिक नहीं, जो सिम्टोमेटिक हैं, तो उनको आप होम क्वारंटाइन कर दो। वो एक ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है। घर में जो रहेगा होम क्वारंटाइन में, टीवी देखेगा, बातें करेगा, अपनी अच्छी डाइट खाएगा, तो उसके अंदर इम्यूनिटी बूस्ट होगी, तो वो जल्दी रिकवर कर जाएगा बनिस्बत
इन क्वारंटाइन सेंटर में, यहाँ उल्टा वो इन्फेक्शन लेके आएगा। कहीं कोई रामबन का है, कहीं कोई बनियाल का है, कहीं कोई सांबे का है, अलग अलग किस्म के लोग इन्होंने यहाँ रखे हैं। और मैं भी वो एसिम्टोमेटिक हूँ, तो लेकिन इस सरकार का वो चीज़ें मुझे कुछ जस्टिफाई नहीं हुई। इसलिए सरकार से मेरी ये भी सबमिशन है कि इनको अलग किया जाए और होम क्वारंटाइन ज़्यादा किया जाए। उनके घर के बाहर जैसे पंजाब में करते हैं, बोर्ड डिस्प्ले चिपका देते हैं, भाई 15 दिन तक आप बाहर नहीं निकलोगे, तो वो जल्दी रिकवर हो गए बनिस्बत उन लोगों के जो गवर्नमेंट के एस्टेब्लिश किए हुए क्वारंटाइन में हैं। लेकिन आपको नहीं लगता जिन लोगों को होम क्वारंटीन भी किया जाएगा, हालांकि होम क्वारंटीन को लेकर ये कहा गया है कि आपको सेल्फ आइसोलेट करना है, आपको आपके घर वालों से भी ज्यादा जो है जो नहीं मिलना है। लेकिन अक्सर जो देखा जाता है, आपको मालूम है घरों में कि अगर कोई शख्स घर एक बार पहुंच जाता है तो फिर मुश्किल हो जाता है घर वालों से दूरी बनाकर रखना। ऐसे में क्या चांसेस नहीं होंगे कि वो अपने घर वालों को भी इन्फेक्ट करेगा और इन्फेक्शन जो है वो उसके खुद के ठीक होने की जगह उसके घर वाले भी जो है वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगे? देखिए, सरकार कहाँ तक हर चीज़ करे। जहाँ हम हर बार ये बात करते हैं कि सरकार क्या कर रही है, तो ये भी हमारी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जहाँ फंडामेंटल हमेशा ड्यूटीज़ की बात करते हैं, वहाँ फंडामेंटल राइट्स भी कुछ हैं। हमें भी चाहिए कि गाइडलाइंस, अगर कोई हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, WHO की गाइडलाइंस है, भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए। अगर आपको सिम्टोमेटिक हो तो आप अपने घर वालों से भी कम दूरी बना के रखें। आप अलग सेल्फ आइसोलेशन आप अलग कमरे में कर लें, वहीं खाना लें, वहीं सब कुछ करें, हर चीज़ साधन अंदर होते हैं, आप कमरों में हैं, तो वो ज़्यादा सूट करता है। लेकिन अगर लोग ना करें तो उसमें फिर सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। सरकारें क्या करेंगी उसमें? वो तो अगर मैं अपने घर को खुद ही तबाह करने में लगा हुआ हूँ तो उसमें सरकार का कुछ नहीं कर सकती। तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों का भी दोष बनता है कि उनको चाहिए कि अगर कुछ गाइडलाइंस हैं तो उसको फॉलो ज़रूर करें, इसको कैजुअली ना लें, क्योंकि खतरनाक वायरस है। बहुत सी लोगों की जानें, जम्मू में 22-23 लोगों की जानें चली गई हैं। इसलिए आप अपने दुश्मन तो हो, आप अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को, अपनी पत्नी को, उनको भी कहीं ना कहीं इन्फेक्ट कर दोगे अगर आपने प्रिकॉशंस ना लिए, SOPs फॉलो ना किए। तो ये थोड़ा पब्लिक का भी बनता है, तो उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आपने क्योंकि अपना घर खुद तबाह करने की बात की, ये देखने को मिला कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम था कोविड की गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करवाना, लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि DC ऑफिस जम्मू में भी जो है कोरोना वायरस के केसेस आ चुके हैं। हालांकि उनका गेट बंद था, उन्होंने जो है अंदर बिल्कुल कोशिश की कि कोई अंदर नहीं आ सकता। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन ने, जैसे डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस हो गया, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस हो गया, इनको टोटल लोगों की एक्सेस वहाँ खत्म कर दी गई थी, कोई वहाँ नहीं जा सकता। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ लैप्सेस तो हुए, कुछ ना कुछ लैप्सेस तो हुए। अब मैं ये नहीं कहता ऑफिस में हुए या बाहर किसी भी उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री किसी के साथ मिले, कहीं उन्होंने खाया या किसके साथ बैठे, कहीं ना कहीं तो ये वायरस है, इसकी पूरी प्रिवेंटिव मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे, तभी आप बच पाओगे। वरना ऐसा नहीं है कि कोरोना किसी का लिहाज नहीं करता, ना छोटा बड़ा नहीं देखता, अमीर नहीं देखता, स्टेटस नहीं देखता है। ये किसी को भी, इवन कई चीफ मिनिस्टर को हो गया, कई कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर को भी हो गया। तो ये लोगों को ही थोड़ा सोचना है, प्रिवेंटिव मेजर्स लें, हाथ धोएं, सैनिटाइजर हाथ में रखें, मास्क डाल के जाएँ जहाँ पब्लिक में जाते हो। घर के अंदर बैठे हो ठीक है, लेकिन अब बाहर जब पब्लिक में जाते हो या आपको आपका हर चीज़ फ़र्क नहीं बनता कि बिना मास्क के आप जाओ, आप किसी से आपको हो सकता है, आपसे किसी को हो सकता है। तो इन चीज़ों की प्रिकॉशन लेना सबकी फ़र्ज़ बनता है। तो हर चीज़ में मैं समझता सरकार को दोष देना भी, हर चीज़ में मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता। सरकार कोशिश तो करेगी, सरकार कह सकती है, लेकिन उसके कहने पे हम कितना अमल करते हैं ये हम पे भी डिपेंड करता है, एक शहरी होने के नाते। आखिर में बलविंदर जी, आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं? आप क्या चाहते हैं कि अभी जो कोविड प्रोटोकॉल है क्या क्या चेंजेस उसमें आने चाहिए? अभी जिस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो लोगों को दी जा रही है, चाहे वो कोविड पॉजिटिव हो या वो लोग हो जिनकी टेस्टिंग हो रही है, तो क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्या क्या रिफॉर्मेशंस लाने की ज़रूरत है? हाँ, देखिए, ये कुछ 2-4 आई डिमांड्स हैं जो मैंने मीडिया में ब्रीफिंग के टाइम मीडिया में भी दी हैं। ये बड़ी ही जेन्युइन डिमांड्स हैं, लोगों से देख के, लोगों से मिल के और लोगों के बीच रह के हमने ये महसूस किया है कि ये चीज़ें वाकई सीरियस कंसर्न है। सबसे पहले तो ये, जब ये कोरोना किसी को पॉजिटिव केस आता है, सरकार के पास आज पावर है, पेंडेमिक एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके तहत उस घर से जाके जो शख्स को उठा के ले आते हैं, कोई रोक नहीं सकता। वो चाहे 2 साल का बच्चा है, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे जवान है, उसको सरकार ले आती है। उसके बाद सरकार उन लोगों के, उस पेशेंट के बीच और उसके घर वालों के बीच कोई भी किसी किस्म का कोई मेल जोल, मेल मिलाप नहीं रहता, वो उसको मिल नहीं पाता है। ये थोड़ी सी मुझे एक कमज़ोर कड़ी दिखती है। अब सरकार को अगर मैं ये कहूँगा भाई इनको मिलने दो, वो ये सबसे पहले ये कहेंगे भाई कोरोना का फैल सकता है। मैं उनको, मेरी एक सबमिशन ये है उनको, मेरी एक छोटी सी मैंने तजवीज़ रखी थी आज कि 4 हॉस्पिटल हमारे जम्मू में कोविड के, जहाँ पर हमारा वार्ड है, उस वार्ड के अंदर किसी को एलो मत करो। उस वार्ड के गेट के ऊपर एक 3x3 का ग्लास का एक कैबिन बना दो, ताकि उस कैबिन में जो पेशेंट है वो कैबिन में आए, उसके घर वाले उस कैबिन के इस तरफ खड़े हों। क्योंकि आज डॉक्टरों ने जिस चीज़ ने प्रैक्टिस शुरू की है उन्होंने भी ऐसे किया है, उन्होंने कैबिन बना दिया है, या किसी ने प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी है, वो अंदर बैठता है, पेशेंट बाहर बैठते हैं, उसको देखता है। इस चीज़ों से ये प्रिकॉशन ली जा सकती हैं। तो पेशेंट में समझता हूँ अगर अंदर कैबिन में बैठता है, बाहर उसके घर से कोई ब्लड रिलेशन, बाकी किसी को नहीं, ब्लड रिलेशन जो उसका
उसको कम से कम जाने की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ जिस शख्स में ये पॉजिटिव आ जाता है बड़ा डिस्करेज हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो अगर जब किसी के घर वाले, अगर मैं समझता हूँ उसके सामने आएंगे तो उसको एक बहुत बड़ा सहारा मिलेगा, उसमें एक पॉजिटिविटी डेवलप होगी। और मैं समझता हूँ कोरोना को लड़ने के लिए दवाई से ज़्यादा विल पावर की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उससे विल पावर उसकी डेवलप होती है, भाई मेरे घर वाले मेरे साथ है, ये मेरे पीठ के पीछे खड़े हैं। जब आप बिल्कुल ही इसको आइसोलेट कर दो, घर वालों से मिलने ही ना दो, देखने ही ना दो, तो शायद मैं एक ट्रॉमा से गुजरता है वो शख्स। तो मैंने ये सबमिशन किया कि उसको वहाँ पेरेंट्स को मिलने दिया जाए। दूसरा एक हमने ये लोगों को ये देखा कि जब किसी की डेथ होती है यहाँ पर, तो शायद मैं ये पहले जिक्र कर चुका हूँ, पर ट्रांसपेरेंट उसके लिए एक जो आप पाली बैग रखते हैं जिसमें डेड बॉडी को पैक करके दिया जाता है। मैंने सुप्रिटेंडेंट जीएमसी को भी कहा और मैं आईएफएस सरकार से सबमिशन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो पॉली बैग है ब्लैक कलर का, इतना उसको कीजिए, उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है या कोई अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को कहिए कि जहाँ से वो लेते हैं उस कंपनी को ऑर्डर कर दीजिए, भाई आगे से जो आप हमको बेचते हैं तो उसका ऊपर वाला कम से कम ये 1.5 फुट का पोर्शन इसको ट्रांसपेरेंट रखिए, क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर में जॉइंट फैमिलीज बहुत ज़्यादा हैं और एक अफेक्शन बहुत ज़्यादा है आपस में लोगों की। जब किसी की डेथ होती है, हमने देखा कई बार उनको 3-3 दिन मॉर्चरी में रखा जाता है, भाई उसका भाई बहन या बेटा या बाप कहीं आउट ऑफ स्टेट हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं, तो उसकी इंतज़ार की जाती है। इसलिए नहीं इंतज़ार की जाती कि वो आके उसको ठीक कर देगा, उसको बिठा देगा, नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए कि वो अंतिम दर्शन करने का इच्छुक होता है, भाई ये मेरा सगा संबंधी है, मैं इसके अंतिम दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए 3-3 दिन 4-4 दिन तक वेट किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये ट्रांसपेरेंट शीट मुंह पे होने से कम उसको उन फैमिली मेम्बर्स को एक उसके दर्शन तो किए जाएंगे, दर्शन तो कर सकेगा, अंतिम दर्शन तो करेगा। ये एक बहुत बड़ा फैमिली को ट्रॉमा रहता है, 10 ज़िंदगी उसको नहीं भूलेगा, भाई हम तो उसका चेहरा भी नहीं देख पाए। और पंजाब में एक केस ऐसा हुआ भी, एक शख्स अपनी ग्रैंडफादर की डेड बॉडी लेने आया। जब उसको डेड बॉडी हैंड ओवर की गई तो उसने कहा यार मेरे ग्रैंडफादर की हाइट तो कम से कम 6 फुट थी, इसकी हाइट तो मुझे बड़ी कम लगती है, ये मेरे ग्रैंडफादर नहीं हो सकते। उनका नहीं आप ले जाइए ले जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पहले चेक करवाइए। जब बॉडी चेक की, ये वीडियो वायरल हुआ है, शायद आपने भी देखा होगा, जब वो बॉडी खोली चेक की, वो फीमेल थी। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है और घर वालों को ये जो स्टिग्मा रहता है सारी ज़िंदगी एक अफसोस रहेगा, भाई हमने उसका चेहरा नहीं देखा, ट्रांसपेरेंट कीजिए। उसके अलावा 1-2 चीज़ें जैसे होम क्वारंटाइन की, वो आपको कह दी। एक एंटरटेनमेंट का, म्यूज़िक का, और एक एंटरटेनमेंट का माध्यम बहुत ही, एक म्यूज़िक थेरेपी बहुत बड़ी चीज़ है। शिवराज पाटिल जी का सुबह में इंटरव्यू देख रहा था मैं किसी चैनल, इंटरव्यू नहीं, उनका एक वीडियो शॉट आया कहीं से, हॉस्पिटल में है, टीवी चल रहा है। हमारे रविंद्र राणा जी थे हॉस्पिटल में नारायणा में, टीवी लगा हुआ था। उसके बावजूद डॉक्टर साहब आए, उन्होंने एक गाना गा के उनको सुनाया, उनको एंटरटेन करने की कोशिश की। एंटरटेनमेंट तक तो ठीक था, लेकिन एसओपी की वायलेशन वहाँ भी थी। उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था और जो उनके पीछे वीडियोग्राफी कर रहा था शायद उसने भी पता नहीं पहना नहीं पहना। तो हॉस्पिटल में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन एंटरटेनमेंट के मैं हक में हूँ, क्योंकि पेशेंट एक ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, उसके सामने रोज़ बात सुनता है उसकी डेथ होगी, कोरोना से उसकी डेथ होगी, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाने लगता है। तो अगर मैं समझता हूँ वहाँ पर अगर हर एक, मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जहाँ आप हज़ारों करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, वहाँ 2-4-5 लाख रुपए खर्च करके जम्मू के 4 हॉस्पिटल के हर एक वार्ड में एलईडी लगा दीजिए। उसमें कम से कम पेन ड्राइव लगा के मोटिवेशनल सॉन्ग्स, मोटिवेशनल स्पीचेस हैं बड़ी, जिसमें जीने की जांच सिखाते हैं, लोगों को जीने का चाह पैदा करते हैं। ऐसी चीज़ें मोटिवेशनल मूवीज़ अच्छी लगा के, ताकि उन लोगों का ध्यान उस कोरोना से डाइवर्ट किया जाए, उनकी विल पावर स्ट्रांग की जाए, वो कोरोना को हराने में सक्षम हो सकें। तो ये 2-4 सबमिशन थी आज मैंने सरकार से की। इसके अलावा एक चीज़ और, आज से कुछ देर पहले तक जम्मू में भी कोविड टेस्ट के रेट्स को फिक्स नहीं किया गया था। मैंने 6-7 दिन पहले 15 तारीख को मैंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने डिमांड की सरकार से, भाई दिल्ली में होम मिनिस्ट्री ने इंटरवीन करके 16 जून को रेट फिक्स कर दिए हैं, तो यहाँ क्यों नहीं। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन जम्मू में डायरेक्टर हेल्थ रेणु गुप्ता ने वो आर्डर निकाल दिया। फिर 2 दिन पहले मुझे श्रीनगर से फ़ोन आया, भाई आपने जम्मू में करवा दिया, श्रीनगर में आज भी रेट फिक्स नहीं है। तो मैंने डायरेक्टर हेल्थ श्रीनगर में समीर मटू जी हैं, उनसे बात की, कहने लगे जी ये मेरा डोमेन नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। उसके फिर बाद मैंने एक मेल की है, यहाँ से मैंने एलजी साहब को मेल की है, मैंने चीफ सेक्रेटरी को उसकी कॉपी की है, मैंने डिवीजन कमिश्नर कश्मीर को कॉपी की है। भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किए हैं, स्टेटों ने किए हैं, जम्मू में 4 दिन पहले 5 दिन पहले हुआ, आप कश्मीर में क्यों नहीं किए? क्योंकि लोगों को लूटा जा रहा है, क्योंकि ये मैंडेटरी है उन लोगों के लिए जो कहीं प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनको ये कहा जाता है कि पहले टेस्ट करवा के तब ट्रीटमेंट होगा। तो उन लोगों के लिए मैंडेटरी है। तो वो 4500 की एक लूट मची हुई है, गरीब शख्स नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो 4500 को हटा के उसको यूनिफॉर्मिटी में लाइए, 2400 कीजिए ताकि लोग अफोर्ड कर सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया बलविंदर जी। तो आपने साफ तौर पर सुना कि हालांकि सरकार बहुत कोशिशें कर रही है इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान की प्रॉपरली जो है एसओपीज़ को फॉलो करवाया जाए, लेकिन अभी भी कई कमियां और खामियां हैं। और साथ ही में इनका एक कहना था कि जो कानून एक आम आदमी के लिए है, वीवीआईपीज़ के लिए दूसरा कानून क्यों? अगर एक आम आदमी को क्वारंटीन सेंटर में रहना है, उन्हीं अस्पतालों में अपना इलाज करवाना है जो कि कोविड डेडिकेटेड जो अस्पताल हैं जहां पर एक आम आदमी अपना इलाज करवा रहा है, तो वीवीआईपीज़ के लिए अलग अस्पताल क्यों? और अगर अलग अस्पताल वीवीआईपीज़ के लिए है तो क्या उन अस्पतालों को भी आम आदमी के लिए नहीं खोल देना चाहिए? तो मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।